जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से? जो कुछ ईरान के अंदर हो रहा है और उसके बाद इसराइल के अंदर हो रहा है, अमेरिका के अंदर हो रहा है, पूरी दुनिया अपनी स्क्रीन्स के सामने बैठी हुई है, जानना चाहती है कि अगले 5 दिन के अंदर क्या होगा। और पिछले 5-6 घंटों के अंदर अमेरिका के अंदर क्या ऐसा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया, और यू टर्न भी पूरे 5 दिन का ले लिया, और उसकी वजाहत वो मुसलसल करते चले जा रहे हैं। और उनका ख्याल ये है कि इन 5 दिनों के अंदर बड़े मुज़ाकरात होंगे और उसका कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। बल्कि उन्होंने ये खुशखबरी दे दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अनकरीब जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और साथ उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक साहब हैं, ब्राक रेवर्ड, उन्होंने एक ट्वीट की है, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि ये जो डायलॉग होंगे ये पाकिस्तान के अंदर होंगे, इस्लामाबाद के अंदर होंगे। और जो सालस मुल्क है उनकी पूरी कोशिश है कि डायलॉग इस्लामाबाद में हो। और ईरान से जो पूरा वफद आएगा उसके अंदर जो स्पीकर हैं उनकी पार्लियामेंट के, कालीबॉफ साहब, उनकी सरबराही में ये वफ़्द आएगा। और अमेरिका से 3 लोग जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, विटकॉफ है, फिर कुशनर हैं, फिर जेडी वेंस है जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये आएँगे और इस हफ़्ते के आखिर में ये मुज़ाकरात होंगे। अब अगर ये पाकिस्तान में होते हैं तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि ईरान ज़ाहिर है हमारा भाई भी है, और हम अगर इस मामले में उसकी मदद कर सकें, उनको सपोर्ट कर सकें तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा ये है कि अमेरिकन को सर-ए-दस्त पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट भी है, और साथ-साथ जो अरब मुल्क हैं वो भी पाकिस्तान को बड़ी अच्छी नज़रों से देखते हैं। तो पाकिस्तान अगर सेंटर स्टेज में आता है तो मेरा ख़्याल है इससे पाकिस्तान की अपनी नेकनामी में भी इज़ाफ़ा होगा, और जो बाकी जो मुल्क हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी। तो मेरा ख़्याल है अगर ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिलती है तो पाकिस्तान को इसे ग्रैब भी करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि अगले 5 दिनों के अंदर इसराइल ऐसा क्या काम करेगा या फिर अमेरिका ऐसा क्या काम करेगा कि जिसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ईरान अभी भी बहुत ज़्यादा खदशात का शिकार है। ईरान का ख़्याल ये है कि ये वक्ती है और ये टाइम गेन कर रहे हैं, और इस टाइम गेन करने के दौरान ये कुछ ना कुछ बड़ी वारदात हमारे साथ कर देंगे। ईरान में क्या हो रहा है? इसराइल के साथ ईरान ने क्या किया है? अमेरिका के जो हमले हैं ईरान के अंदर, और कल रात जो तेहरान में प्रदेश के इलाके के ऊपर, वहाँ पे जो पावर प्लांट है उसके ऊपर जो हमला हुआ, तो क्या सूरत-ए-हाल है? इस वक़्त तबाही क्या है? अस्पतालों की क्या सूरत-ए-हाल है? गवर्नमेंट फंक्शनल है या नहीं? बहुत सारे सवाल हैं जो लोग मालूम करना चाहते हैं। और इस वक़्त मेरे साथ जॉन हसैन हैं, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं, मैं इनके तबसरे सुनता रहता हूँ। बल्कि हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर इनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी होगा, आप वहाँ पे जाके ईरान की जो सूरत-ए-हाल है, इनके अपने यूट्यूब चैनल पे जाके भी उसको देख सकते हैं। मैं इनका रेगुलर व्यूअर हूँ, और मैं देखता हूँ कि बोलते बड़े ज़बरदस्त हैं, और इनका जो तज़िया होता है वो गैर जानबदार होता है, जानबदार तज़िया नहीं होता। कराची के रहने वाले हैं, पाकिस्तानी हैं, ईरान के अंदर इस वक़्त मौजूद हैं, तेहरान में हैं। तो अपनी आँखों से जो कुछ देख रहे हैं और जो कुछ महसूस कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी उसके अंदर शरीक हों। जॉन साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये फ़रमाइएगा सर, ये अमेरिका को अचानक क्या हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को, और ईरानी कैसे इस को देख रहे हैं? और क्या वाक़ई कहीं न कहीं मुज़ाकरात थे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हाईएस्ट पॉइंट पे तेहरान के अंदर इनकी बात चल रही थी पिछले 2 अढ़ाई दिनों से। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत-बहुत शुक्रिया जावेद साहब ने मुझे बुलाया। आपको मैं फ़ॉलो करता हूँ। आपको आपके जो तज्ज़िये और आपकी जो रिसर्च है पर्टिकुलरली, इट इज़ रिमार्केबल। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप बहुत बड़ी सर्विस कर रहे हैं आई थिंक। जहाँ तक हम बात करें ट्रंप की रिस्पॉन्स की और ट्रंप की जो अभी नई स्टेटमेंट आई है, और जहाँ तक हम बात करें दूसरी चीज़ की कि बातें हो रही हैं या नहीं हो रही, दोनों चीज़ों को मैं एड्रेस करता हूँ। ट्रंप की जो देखें फीलिंग्स हैं, आई थिंक पर्टिकुलरली शुरू से ही ये चीज़ रही है कि ट्रंप का कोई स्ट्रेटेजिक बयान नहीं होता। वो बयान दे देता है, बाद में उसमें स्ट्रैटेजी निकालते हैं दूसरे लोग जो उससे इंप्रेस्ड होते हैं, या उसके जो कंफ्यूजन के बयान आते हैं या प्रेशर के जो बयान आते हैं या नॉर्मल बयान भी हैं, उसको लोग कहते हैं कि इट इज़ अ स्ट्रैटेजी ऑफ सम चॉइस। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। और अभी भी जो इसने बयान दिया है कि हम 5 दिन तक हमला नहीं करेंगे, देखें ये पूरी जो क्रेडिबिलिटी है ना अमेरिका की, जो इसने जो रोब और दबदबा बिठाया हुआ है पूरे रीजन के अंदर, आई थिंक ये उस पूरे रोब और दबदबे को जब आप एक धमकी देते हैं और फिर आप उसको रिट्रैक्ट करते हैं एक बड़ी ग्लोबल पावर होने के नाते, तो आपका जो स्टेटस होता है वो गिर जाता है। स्पेशली तब जब खातिमुल अंबिया के कमांडर आपको जो है वो मुंह पे ताने दे रहे हो कि ट्रम्प यू आर फायर्ड एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो आई थिंक कि बड़ा जिल्लत का मकाम है अमेरिका के लिए, जो लोग सोचते थे कि ग्लोबल पावर है। देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूं लेकिन साथ ही साथ इंसान भी हूं, और फैक्ट्स बयान करने चाहिए। जज्बात में बात कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत बात बताऊंगा, तो कोशिश करूंगा आपके व्यूअर्स को सही बात बताऊं। देखें, अब जो क्लैरिफिकेशंस आई हैं, पहले तो मैंने खुद अपने जो सोर्सेज हैं उनसे भी पूछा, कोई निगोशिएशंस नहीं हो रही। 2 निगोशिएशंस के अटेम्प्ट्स हुए हैं अभी तक जो करने की कोशिश की गई है। एक की गई है ओमान के थ्रू, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। हुँ, दूसरी की गई है एक हेड ऑफ स्टेट के थ्रू, जो कि पाकिस्तान नहीं है लेकिन एक और मुल्क है, इंडिया भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, एक और मुल्क है, मैं नाम नहीं लेना चाहता।
एक और मुल्क है, उसके प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट की कि यार आप प्लीज बात कर लो, टेबल पर बैठ जाओ, मना कर दिया गया। दोनों अटेम्प्ट्स में बोला गया कि हम नहीं, नहीं, हम मेरा ख्याल बात बात तुर्किया है, भी नहीं तुर्किया करेंगे। तुर्किया की तरफ से हुई थी, अर्दोगान ने की थी ये। हाँ जी। बहरहाल तो ये जो बातें हैं वो की, मना कर दिया उनको, और बाद में जाके जो अब बयानात, ट्रंप क्योंकि बार बार कह रहा है कि ईरान बात करना चाह रहा है, ईरान बात करना चाह रहा है, ट्रंप की अलग एक दुनिया है, और उस दुनिया के अंदर एकदम से काली बाफ जो स्पीकर हैं, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी लड़े हैं उसूल पसंद पार्टी से, जो रिपब्लिकन पार्टी कह सकते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी कह सकते हैं ईरान की, उनका कह रहे हैं कि एक्सियोस से बयान आ रहा है कि भाई वो जो है वो बात करने हैं। देखें, मेरे अपने सोर्सेस ने भी कंफर्म किया कि कालीबाफ ने बात कोई नहीं की, ना कोई बैकडोर चैनल्स अभी तक ओपन है, और बड़ी क्रेडिबल, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी क्रेडिबल रिपोर्ट्स है इसके ऊपर। और अभी तो इनफैक्ट मैं लाइव अभी खबरें मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देता हूँ, मेरे पास आ गया मैसेज, अनाउंस भी हो गया है। ईरान पार्लियामेंट स्पीकर कालीबाफ इज द पब्लिक इज डिमांडिंग अ डिसाइड, अब कालीबाफ साहब का बयान आया है कि पब्लिक डिमांड कर रही है एक सख्त रिस्पॉन्स, और पनिश करना डिमांड कर रही है अग्रेसर्स को, मतलब इसराइल हम्म। और अमेरिका को, हम जो है वो पनिश करेंगे। ऑफिशियल्स रिमेन फर्मली अलाइंड विद द लीडरशिप एंड द गोल इज टू बी अचीव्ड। नो टॉक्स विद द यूएस हैव टेकन प्लेस, रिपोर्ट्स क्लेमिंग अदरवाइज आर फेक न्यूज एम्ड एट influencing financial oil markets and distracting from the challenges facing the US और इसराइल। अब देखिए, इसका अगर थोड़ा सा मैं क्विकली तजिया कर लूं तो इसके अंदर बात सारी ये है कि नजर आता है कि शायद पॉलिटिशियंस झूठ बोल रहे हो, पीठ पीछे बात कर रहे हो, बैकडोर्स पे बात चल रही हो, लेकिन 48 स्टेटमेंट ईरान की अर्तिश का भी आ गया है, जो हमले किए गए हैं तेल अवीव के अंदर, अशदोद के अंदर, अशकलोन के अंदर, और भी दीगर मुकामात पे अभी भी हमले चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो रॉकेट्स अबू धाबी के बाद, आपने देखा कि जब ट्रंप का ये बयान आया तो अबू धाबी के बाद अबू धाबी की तरफ भी ये रॉकेट जो है मूव किए हैं। तो नजर आता है जब निगोशिएशन चल रही होती है तो नजर आता है कि कहीं ना कहीं पार्टीज इनडायरेक्टली नजर आती हैं कोऑपरेट करती हुई, लेकिन यहाँ पे कोऑपरेशन का कोई आंसर नहीं है। तो मंतकी अंदाज में हम इसको नहीं कह सकते कि कोई बात हो भी रही होगी, और यहाँ से ऑफिशियली भी डिनाई कर दिया है। तो ट्रंप की जो दुनिया है, जो रिजीम चेंज की दुनिया, और उसने जो मुझसे बात करो वाली दुनिया बनाई हुई थी, वो दुनिया सिर्फ इसलिए बनाई हुई है ताकि उसको रियलाइज हो रहा है कि ईरान इस वक्त डी डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर की ताकत को पूरी दुनिया के अंदर खत्म कर रहा है। नंबर टू, प्रैक्टिकल डैमेज भी पहुंचा रहा है। नंबर थ्री, अमेरिका की जो इन्फ्लुएंस है, जो सिक्योरिटी गारंटी है कि मैं तुम्हें महफूज रखूंगा इस रीजन के अंदर, उसको भी खत्म कर रहा है। तो मेरे ख्याल में उसके रिस्पॉन्स के अंदर ट्रंप ने ये बात कर दी है। अच्छा, ये फरमाइए, कल ऐसा क्या ईरान ने किया कि जिसकी वजह से इसराइल भी खौफजदा हो गया है, अमेरिका भी ज़ाहिर है पीछे हट गया है? हुआ क्या था कल के हम्म। दिन? क्योंकि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, उससे पहले 48 घंटे की डेडलाइन आई, फिर इसराइल ने बहुत खौफनाक हमले किए। तो एक दिन के अंदर कौन सी ऐसी तब्दीली आई? सुबह के वक्त उनका एक ट्वीट आया था ट्रंप का कि जनाब हम बहुत खौफनाक हमला करने वाले हैं, और कैपिटल वर्ड्स में उसने लिखा, तो मेरा ख्याल ये था कि ये एटमी धमकी दे रहा है, और उसके 5 घंटे के बाद उसने बिल्कुल रिवर्स मार दिया। तो किया क्या ईरान ने ऐसा? बहुत अच्छा सवाल है। इस पे मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर पूरी स्टेटमेंट है खातिमुल अंबिया की और आर्मी की, वो भी डाली है। देखिए, पहले तो नतंज के ऊपर जो हमला हुआ, उसकी रिटेलिएशन में ईरान ने जो अहोद के अंदर और जो दिमोना के अंदर जो अटैक किया, उस पे तो बहुत बड़ा खौफनाक अटैक था, और ईरान ने अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी अभी तक नहीं शो की है जावेद साहब, ये भी मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। लेकिन बहरहाल जो अटैक किया, वही पहला अटैक जो था वो थोड़ा सा डराने वाला था, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि अब हम रिटेलिएट करते हैं, क्योंकि ट्रंप तो कब से कह रहा है कि मैंने सारी मिसाइलें खत्म कर दी हैं, सारी नेवी खत्म कर दी है, सब कुछ खत्म कर दिया, जबकि 1 मिलीलीटर बूंद भी तेल की नहीं ले जा पाया, और यहाँ पे मिसाइलें भी जारी है। तो स्टेटमेंट क्या जारी हुआ था, जो इन्होंने वेव्स की थी, वेव्स जारी की गई थी, इसराइल के अंदर टेलनोफ एयरबेस के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया। जो इनके F-35 और F-15 फाइटर जेट्स वहां पे खड़े हुए थे इसराइल के अंदर, उनको निशाना बनाया। उसकी सैटेलाइट इमेजरी जैसी आती है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक। लेकिन जाहिर है इसराइल के ऊपर से सैटेलाइट इमेजरी लाना जो है वो आसान नहीं, क्योंकि क्लाउड सिस्टम्स और जो AI टेक कंपनीज हैं वो सारी काम कर रही होती हैं। बहरहाल तो इसराइल के टेलनोफ के बेस के ऊपर हमला किया। अजराक एयरबेस के ऊपर, एक और अजराक एयरबेस है, उसके ऊपर बहुत शदीद हमला किया गया। और उसके साथ साथ तेल अवीव के अंदर फिर नेगिव डेजर्ट के अंदर दोबारा दोबारा हमला किया गया मेरी मालूमात के मुताबिक। और ये हमले कह रहे हैं कि इतने खतरनाक थे कि कुछ की पर्सनल इसराइल के जो हैं वो जा चुके हैं इस दुनिया से। अब वो बहरहाल कौन है इसका मुझे नहीं पता, तो मैं गलत बयानी नहीं करूंगा। कौन गया है, वेरिफिकेशन इसके ऊपर क्या आती है, लेट्स सी, टाइम विल टेल। लेकिन बहरहाल एक बड़े पैमाने पे हमला जो है वो, और बहरीन के ऊपर भी जावेद साहब आप ये नोटिस करें, बहरीन, कतर, इन जगहों पे भी जो जो अटैक्स होते हैं, जो स्ट्रेटो टैंकर्स और रिफ्यूलर्स आते हैं उन जेट्स को, जो इन्हीं बेसिस से बरादर मुसलमान ममालिक के बेसिस से उड़ते हैं और उनको रिफ्यूल करते हैं, तो उनके ऊपर भी हमला किया। और देखें, ये जो ईरान ने आई थिंक काम किया है, और उसके साथ साथ जो इनका कांस्टेंट रिटेलिएटरी पोजीशन जो इन्होंने ली हुई है, मतलब जवाबी कार्रवाई है, फौरी फौरी जवाबी कार्रवाई का जो रद्द अमल इन्होंने जारी किया हुआ है,
उसके अंदर ट्रंप को ये बात आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रही है कि यस के अंदर चाहे वो जितनी दफा देखें, रोजाना यस के ऊपर एक एक साइट है, अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, उसके ऊपर रोजाना हिट करते हैं ये लोग आके, और फिर हम्म। उसी फैसिलिटी में से मिसाइलें निकलती हैं और जाती हैं। तो उसको अब आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हो रहा है कि ये इतना सिंपल नहीं है ईरान के साथ टैकल करना। ऑयल के ऊपर बहुत ज्यादा लेवरेज किया हुआ है ईरान ने, बाकी चीजों के ऊपर भी कंट्रोल किया हुआ है। तो आई थिंक इस चीज ने, इस हमले ने, रात के हमले ने जो है वो चेंज किया है, और 76 वेव जो है वो हो चुकी हैं अभी तक कंप्लीट, 77th वेव अभी लॉन्च होने वाली है। अच्छा, ये फरमाइए, ये जो डिगो गार्शिया का है कि जी ईरान ने उसके ऊपर अटैक किया है और जो यूके को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है वो यूके का एयर बेस है और उस बेस के ऊपर अगर ईरान से हमला हो जाता है और 4000 किलोमीटर के फासले पे हो जाता है। नेतन्याहू ने उसका जिक्र किया और उससे कहा जी देखें, लंदन भी महफूज नहीं है, पेरिस भी महफूज नहीं है, बर्लिन भी महफूज नहीं है, पूरे यूरोप को उसने इन्वॉल्व करने की कोशिश की। बरतानिया ने बहरहाल उसको रिजेक्ट कर दिया आज। लेकिन इसके बावजूद क्या आप ये महसूस करते हैं कि जो डेगो गेशिया ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है और इस इवेंट ने भी बहुत सारी चीज़ों को समेटने में अहम किरदार अदा किया? जावेद साहब, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। दो चीजें, ये अटैक दो चीजें दिखाता है। पहली ये चीज दिखाता है कि लोग जो कह रहे थे कि इंटेलिजेंस की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, स्पेशली इंटेलिजेंस के हाई लेवल कमांड में, आईआरजीसी के कमांड में। आई थिंक वो बात जो है वो किसी हद तक यहाँ पे नजर आ रही है कि 2000 किलोमीटर की कैपेबिलिटी, पहले समझा जाता था कि ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक तय करने वाली मिसाइलें हैं, हम्म। और स्टेटमेंट्स, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी यही है। तो ये एक सरप्राइज था। बहरहाल जो भी ऑफिशियल्स आके कह रहे हैं कि नहीं हमने नहीं किया, उसके पीछे क्या कहानी है वो तो खैर वक्त के साथ साथ पता चली जाएगी। लेकिन बहरहाल अमेरिका को ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और यूके और इन सबको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल भी है। और हम्म। ईरान ने जो मिसाइल चलाए, दो मिसाइल जो चलाए, जो जिसमें से कह रहे हैं कि एक इंटरसेप्ट हो गया और एक गिर गया, बिल्कुल सही बात है, दोनों लगे नहीं। और पॉइंट भी लगाना नहीं था, पॉइंट उनको मारना नहीं था। देखें, पहले साइप्रस के अंदर, जावेद साहब हम देखें तो साइप्रस के अंदर जो बेस है यूके का, उसके ऊपर जब फोर्सेस स्टेशन हुई तो उसके ऊपर फौरी हमला जो है वो किसी ना किसी की तरफ से किया गया। बहरहाल रेजिस्टेंस की तरफ से किया गया, ईरान की तरफ से किया गया, ये अलग डिबेट है। वहां हम्म। फ्रांस के अंदर, जहां यूरोप दोबारा इन्वॉल्व हो रहा था, फ्रांस के अंदर जो बेस है फ्रेंच का, उसके ऊपर जो है वो हमला किया गया। 6 लोग जख्मी हुए, एक उनमें से जो है वो हलाक हो गया, जो उनका डेप्यूटी चीफ था फ्रांस की जो ब्रिगेड का। अच्छा, ये अब क्योंकि प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ट्रंप, यूरोपियन कंट्रीज को इन्वॉल्व करने की, पूरी दुनिया को वैसे बुला रहा है, कोई आ नहीं रहा, लेकिन वो इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो इनके ऊपर हमला करने से ईरान ने ये साबित किया है, दूसरी चीज जो साबित की है वो ये साबित की है कि हम किसी के ऊपर भी हमला करने से नहीं टकराएंगे, हम रुकेंगे नहीं। तो हम्म। ईरान चाह रहा है अभी भी कि किसी तरीके से इन्वॉल्व ना किया जाए दूसरे ममालिक को, जो इसके अंदर ट्रंप और इसराइल चाह रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए स्केल को। ईरान जो है वो टैक्टिकल पोजीशनिंग के थ्रू अटैक्स कर रहा है। तुर्की के ऊपर अटैक नहीं किया, अजरबैजान के ऊपर अटैक नहीं किया, ओमान के ऊपर अटैक नहीं किया, क्योंकि उनके बेसिस यूज नहीं हो रहे। हाँ, थोड़ी बहुत टर्की से जो है एवैक्स आते हैं और वो इंटेलिजेंस गैदर करते हैं और चले जाते हैं, उसके पीछे एक दूसरी कहानी है, उसमें जाएंगे तो डिबेट आई थिंक लंबी हो जाएगी। लेकिन जो बात है सारी वो ये है कि ईरान किसी के ऊपर भी हमला करने से दो दो मतलब दूसरी दफा नहीं सोचेगा, कॉन्स्टेंटली जो है वो अटैक्स करेगा। तो आई थिंक एक बहुत बड़ा धचका है अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए और यूके के लिए, जो खुद भी सोच रहे थे पहले, जंग से पहले, कि अमेरिका जाएगा और 6 दिन के अंदर कोट अनकोट रिजीम चेंज करके आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ईरान कितनी देर रेजिस्ट कर सकता है? ज़ाहिर है जो मिसाइल्स की फैक्ट्रीज हैं वो उड़ा दी हैं अमेरिका ने और साथ इजराइल ने। ज़ाहिर है नए मिसाइल बनाना इतना आसान काम नहीं है। और दूसरा ये है कि और बड़ा इशू है वहाँ पे कि आपके पास जितना भी बड़ा ज़ख़ीरा है, जब आप रोज़ उसको इस्तेमाल करते हैं तो अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाता है जौन सा। तो कितना अरसा ईरान जो है ये मिसाइल चला लेगा, ड्रोन चला लेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नए बनाने पड़ेंगे। नए बनाने के लिए आपके पास कैपेसिटी नहीं है, और अगर मज़ीद कैपेसिटी उड़ा दी जाती है तो फिर ज़ाहिर है अल्टीमेटली ये सरेंडर होना है या टेबल के ऊपर बैठ के मामलात तय करने हैं। तो कितना अरसा ईरान रेजिस्ट कर सकता है? मैं इसको, जावेद साहब, अलग तरीके से देखता हूँ। मैं ये सवाल करता हूँ कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो सबसे आखिर तक इस जंग को लेके जा सकती है। देखिए, बिल्कुल बाप की बात बिल्कुल सही है, मिसाइल्स जो हैं वो आसमान से तो नहीं आती, बनानी पड़ती हैं। लेकिन बहरहाल जो बर्दाश्त करने की कुवत है, आप खुद भी ईरान आए हुए हैं, आपको ईरानियों का पता है कि किस तरीके की कौम है, बड़ी रिजिलियंट और बड़े रिजॉल्व वाली और निडर कौम है। और इन्होंने जो ईरान इराक जंग के दौरान देखा और 12 दिन की जंग के दौरान जो देखा, वो सारी चीज़ें आपके सामने है। लेकिन इनकी अगर प्रैक्टिकल कैपेसिटी, स्पिरिट को छोड़ दें, रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को छोड़ दें, सेंटिमेंट्स को छोड़ दें, इनकी जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी है उसके ऊपर अगर बात करें, दोनों नजरियों से, एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबल मंदब, उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा है मिसाइल कैपेबिलिटी और ड्रोन कैपेबिलिटी। अगर हम हम्म। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबुल मंदब की बात करें तो इनडेफिनेटली ईरान और हुतीज मिलकर जो है ये दोनों स्टेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी ठीक दलील है। मैं क्या दूंगा? इसकी दलील मैं ये दूंगा कि एक तो आप हिस्टोरिकल एविडेंस अगर देखें तो 2023 के अंदर
जो हुतीस थे उन्होंने अमेरिकन और इजरायली वेसल्स को निशाना बनाना शुरू किया। 176 के करीब वेसल्स को जो है वो डैमेज या डिस्ट्रॉय किया, और फिर इतना इस हद तक नैच में ले गए थे हूती कि बैंकरप्ट हो रहा था इलियाद का पोर्ट। हूती जब इतने से हूतियों को अमेरिका नहीं कर पाया कंट्रोल, और 2025 में बड़ी जिल्लत के साथ इन्होंने सीज फायर की। आपकी ऑडियंस जो है वो देख सकती है, जाके रिसर्च कर सकती है, सीज फायर एग्रीमेंट देख सकती है कि भाई हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे, आप हमारे ऊपर हमला काइंडली नहीं करें। तो हूतीज जो है वो बाबुल मंदब चोक कर सकते हैं, जो कि अभी तक नहीं आए हैं इस पॉलिटिकल गेम में। दूसरा, ईरान की अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात करें तो ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ना सिर्फ ईरान के पास अपनी नेवी है जो ट्रम्प कहता है खत्म हो गई, लेकिन बहरहाल हैदर बोट्स हैं, दूसरी चीजें भी हैं जो अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई हैं। जो फ्रिगेट्स हैं इनकी दुनिया की तेज तरीन बोट्स में मानी जाती हैं। 250 किलोमीटर पर आवर से लेकर 300 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड रखती हैं ये फास्ट अटैक बोट्स। और उसके साथ साथ कामाकाजी बोट्स भी हैं। कामाकाजी बोट्स मतलब वो जाती हैं टैंकर के अंदर और वो जो है वो अपने आप को तबाह कर देती हैं। तो 18 ऑयल टैंकर जो तबाह किए वो जो है वो कुछ बोट्स के जरिए और कुछ जो है वो ड्रोन्स के जरिए किए। तो अब जो बोट्स को अगर हटा दें, लेट सपोज बोट सारी खत्म कर देता है यूनाइटेड स्टेट्स ने, सारी बोट्स खत्म कर दी जावेद साहब। दूसरा जो ईरान के पास चीज है वो क्या है, ईरान के पास है अपनी मिनी सबमरीन्स। मिनी सबमरीन्स ईरान की डिजाइंड ही इसी तरीके से है, उनको बनाया इसी तरीके से कि वो जो शैलो वाटर्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के 200 फीट के करीब जो शैलो वाटर्स हैं, 189 से लेकर 213 फीट जो कहा जाता है, उसके जो शैलो वाटर्स हैं उसके अंदर ये मैन्योरेबिलिटी भी रखती हैं, मतलब ये घूम सकती हैं आसानी से, और इनका जो अकूस्टिक सिग्नल होता है वो भी कम होता है। जबकि यूएस की जो सबमरीन्स हैं उनका अकूस्टिक सिग्नल ज्यादा होता है, और वो जो है वो क्रैश भी हो जाती है, 2 दफा क्रैश भी हो चुकी हैं पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में। अच्छा जी, ये भी हम चले कह देते हैं कि सारी जो है वो सबमरीन्स भी तबाह कर दी। फिर जो माइंस हैं, जो ट्रेडिशनल माइंस, माइनिंग का जो, और माइंस डालने के लिए आपको पता है कि कोई बड़ी कश्ती भी नहीं चाहिए, वो आम लॉन्च के ऊपर रख के भी माइने जो है बिछाई जा सकती हैं समुद्र के अंदर, तो वो माइने यूज कर सकते हैं। चले माइंस भी लेट सपोज खत्म हो गया तो ये हमले अपने ड्रोन्स के थ्रू कर सकते हैं। अब जहां तक बात करें कि ड्रोन्स के ऊपर हमले कर सकते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के पास क्या कैपेसिटी है, वो हर शिप के साथ, हर कश्ती के साथ 2-2 डिस्ट्रॉयर तो नहीं भेज सकते, ये बात तो हमें पक्की पता है, और मना भी कर दिया यूएस नेवी ने कि सॉरी हम जो है आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ड्रोन्स और मिसाइल्स की अगर बात करें जावेद साहब, सॉरी आई एम एक्सटेंडिंग इट, बट ड्रोन्स और मिसाइल्स की अगर बात करें तो हमें नजर आता है कि ईरान की जो कैपेसिटी बताई जाती है 100 टू 120 मिसाइल्स पर मंथ की, जावेद साहब ये अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के लिए अनफॉर्चुनेट है कि ये बहुत कम है, ये बहुत कम बताई जाती हैं। तो असल देखिए, मुझे जो रिपोर्ट्स मिलती हैं, जो मुझे फिगर्स पता है, अगर मैं बता दूं तो आप भी यकीन नहीं करेंगे, कोई इंसान जो 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 है वो रखता हो जिसके ऊपर, वो शायद यकीन ना करे। मुझे जो बताया गया है या जो मुझे पता है वो ये पता है कि ईरान के पास 2 लाख मिसाइल्स और ड्रोन्स का जखीरा है टोटल। 2 लाख? अब देखिए ये कहाँ छुपा हुआ है। यस, 2 लाख। हाँ, 2 लाख, नहीं, 2 लाख मैं तो टू बता रहा मच हूँ, है मैं वैसे। इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता ये चीज़। जी हम्म, सॉरी। मैं कहा 2 लाख तो टू मच है, उसके इतने अंदर तो अमेरिका बाइफरकेट। के पास नहीं होंगे। यस 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 यस, बिल्कुल, आप, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। मैं कोई मतलब जज्बात में नहीं, मुझे देखें जो पता चला है मैंने आपको उस हिसाब से बताया है। और ना अब ये, अब इसके अंदर मिसाइलें और ड्रोन्स का कितना बाइफरकेशन है, मतलब मिसाइलें इसमें कितनी और ड्रोन्स इसमें कितने, ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्यूमुलेटिव मतलब मिला के जामिया जो इनका वो है, जो जो जमा है वो 2 लाख के करीब है। अच्छा, ये कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है अंडरग्राउंड टनल्स और अंडरग्राउंड साइट्स के अंदर। कौन सी हम्म, अंडरग्राउंड साइट्स हैं? 6 टोटल अंडरग्राउंड साइट्स जो हैं वो नोन है यूनाइटेड स्टेट्स को। और ये 6 अंडरग्राउंड साइट्स इतनी डीप हैं कि GBU-57 बॉम्बर 60 हम्म, मीटर की जो रेंज रखता है वो भी इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये मिसाइल्स की साइट्स 500-500 मीटर के अंदर। आपने खुद भी दमावंद की पहाड़ियां देखी हुई हैं, आपने खुद भी जी। जो है वो सारी चीजें देखी हुई हैं, जैग्रोस माउंटेन्स देखे हुए हैं। तो और बड़ा बड़ा सोफिस्टिकेटेड टनल सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने, ईरानियों ने। टनल सिस्टम में ये मास्टर हैं। हमास के भी जो टनल्स हैं वो भी इन्होंने, आर्किटेक्ट भी कासिम सुलेमानी ही थे। तो इन्होंने बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाया हुआ है, सारी चीजें रखी हुई हैं। और नया एयर डिफेंस की जो वीडियो आई है वो भी उन्हीं टनल्स के अंदर ही स्टोर्ड है, वो बाहर आता है और वो अटैक करता है और वो चला जाता है। तो हम्म, देखें, टनल सिस्टम के ऊपर ये, टनल को नहीं मार सकते, अंदर जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी उसको नहीं मार सकते, एंट्रेंसेस को मार सकते हैं और वेंटिलेशन सिस्टम्स को मार सकते हैं, 2 चीजों को मार सकते हैं। चलें, अच्छा। अस्यूम कर लिया कि खत्म। जी जी, जी जी, ठीक ठीक, आप बात कीजिए। चलें अस्यूम कर लिया कि ये भी, लेट सपोज कि ये जो है वो वेंटिलेशन सिस्टम्स को और ओपन, जो ओपन टनल्स हैं उनको मार देते हैं, फिर भी ईरान के पास इतनी कैपेसिटी कि उसको साफ करके दोबारा सही कर सकता है। और ऐसी साइट्स भी हैं जो अनडिक्लेयर्ड हैं। तो कैपेसिटी ईरान के पास बिल्कुल परमानेंट नहीं है, इन्फिनिट नहीं है मिसिल्स के अंदर, लेकिन इतनी कैपेसिटी है कि जो अरब ममालिक का जो पेशेंस का जो वो है दायरा है, वो जो है इतना वसी नहीं है।
और इसराइल का नुकसान खाने का दायरा आप देखें, इसराइल की जितनी भी जंगें हुई हैं वो 6 डे वॉर, यौम किपुर वॉर, ये सारी जो है छोटी छोटी जंगें लड़ी हैं। इनके पास इतना स्टैमिना नहीं है कि ये बर्दाश्त कर सकें। और अमेरिका की खुद की जो ग्लोबल इकोनॉमी और उसकी अपनी जो बनाई भी है उसने, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है कैपिटलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो है वो थ्रेटेंड हो जाता है एज अ ग्लोबल पावर। तो आई थिंक कि इसके अंदर बर्दाश्त करने की कुवत सबसे ज्यादा ईरान के पास है। नंबर वन, बिकॉज इट हैज नथिंग टू लूज, खोने को कुछ नहीं। और नंबर टू, दूसरों के पास खोने को बहुत कुछ है। जी। अच्छा, ये फरमाइएगा, एक जो आज ट्वीट जो सुबह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप की आई थी और अमेरिका ज़ाहिर है रात के वक्त थे, उसके अंदर एक थ्रेट है और उसको न्यूक्लियर थ्रेट कहते हैं। तो अब अगर मजबूर हो जाता है अमेरिका और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो फंस जाता है, तो ज़ाहिर है ट्रंप के अंदर ये पोटेंशियल है, वो इस हद तक जालिम आदमी है कि वो एटम बम इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर एटम बम इस्तेमाल हो जाता है ईरान के ऊपर, तो फिर क्या नतीजा निकलेगा उसका? देखिए, एटम बम इस्तेमाल हो सकता है। मेरी नज़र में ये एटम बम जो है ट्रंप इस्तेमाल नहीं करेगा। मेरी नज़र में ये एटम बम जो है वो छोटा जो इसका इसराइल है वो इस्तेमाल करेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अमेरिका के इंटरनल जो डायनामिक्स इस वक्त चल रहे हैं, आपको बेहतर पता है जिस तरीके से उनका जो सिविल वॉर की पोजीशन क्रिएट हो सकती है अगर यूएस के सोल्जर्स को नुकसान पहुंचे। तो हम्म। एक, क्योंकि पहले ही आइस के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसराइल फर्स्ट पॉलिसी पहले ही, कैंडस ओवेंस, टकर कार्लसन, निक फुएंटेस जो राइट पे हैं, और मैक्स ब्लूमेंथॉल और ये जो दूसरे लोग हैं लेफ्ट पे, उन्होंने जो है इसराइल फर्स्ट की पॉलिसी एक्सपोज कर दी है, एपैक को एक्सपोज कर दिया है। तो अमेरिका को पता है कि अगर न्यूक्लियर वेपन चलाता है कितना डैमेज कर पाएगा। जावेद साहब, कितना डैमेज होगा न्यूक्लियर वेपन से? लेट सपोज 3-4 न्यूक्स गिरा दिए, ठीक है, हम्म। कितना कितना नुकसान होगा? ईरान 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और अलग अलग जगहों पे जो है वो साइट्स बनी हुई हैं। इनको बहुत सारे न्यूक्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिससे रेडिएशन फॉलआउट बहुत ज्यादा होगा पूरे खत्ते के अंदर। तो आई थिंक हम्म। अगर एक न्यूक चला भी देते हैं तो हमें पता है कि लीडरशिप पूरी खत्म हो जाए, तेहरान पूरा खत्म हो जाए, फिर भी ये हमले नहीं रुकने, क्योंकि आयतुल्ला खामनाई के शहीद होने के बाद जब ये हमले नहीं रुके और पूरी लीडरशिप के जाने के बाद 12 दिन की जंग में और ईरान इराक वॉर के दौरान जब ये हमले नहीं रुके, तो ये हमले इस दफा भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि मोज़ेक फॉर्मेशन में डिसेंट्रलाइज्ड कमांड में जो जो भी कमांडर्स हैं वो काम कर रहे होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, जो भी चला जाए आ जाए। उनको एक पॉलिसी आयतुल्ला खामनाई ने ऑलरेडी दे दी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। उसके जो सोल्जर्स हैं, जो 30-40 हज़ार कहा था मार्को रूबियो ने के हैं, और जो अभी और आ रहे हैं 4.5-5 हज़ार, वो जो है उनके ऊपर टारगेटिंग जो है सेट आई थिंक हुई हुई है। इराक के अंदर जो हशद शाबी है, अल बदर है, पीएमयू की फोर्सेज हैं, सब एक साथ इंगेज हो जाएंगे और बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी भी ईरान ने अपने कार्ड्स जो है वो प्ले नहीं किए मेरी नजर में। तो बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर अगर अमेरिका डायरेक्टली न्यूक चलाता है, और उसकी आवाम का रिस्पांस बहुत बुरा होगा, क्योंकि ब्लेम जो है वो ट्रंप के ऊपर आएगा। जी। होगा ये कि अगर ये इसराइल को बोलता है तो ब्लेम एटलीस्ट बचाने के लिए वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बोलेगा, यार इसराइल ने गलत किया, नेतन्याहू ने गलत किया, ये क्या बात हुई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं चलाना चाहिए था। वो थोड़ा सा स्केप कर सकता है उस पोजीशन से, अमेरिकन लीडरशिप स्केप कर सकती है। लेकिन वो पीछे से उसको साथ ही साथ एक कॉर्नर भी देगा कि हाँ ठीक है, आप चलाओ, बिस्मिल्लाह करो। लेकिन जावेद साहब, स्ट्रैटेजी इस वॉर में मुझे नजर नहीं आ रही यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से और इसराइल की तरफ से। कोई मंतक नहीं है कि आपने सुप्रीम लीडर को जो है वो शहीद किया, यहाँ पे रिजीम चेंज होना था। वो तो जितनी ऑपोजिशन थी, जो तेहरान के फरमानिए के इलाके, और ये जो मैं खुद भी ज़ाहिर इन इलाकों में रहता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे लोग हैं जो 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 यहाँ पे एक सेंटिमेंट बहरहाल माइनॉरिटी में है, लेकिन है जो चाहता है कि कोट अनकोट रिजीम चेंज हो। लेकिन वो लोग भी टर्न हो गए। मतलब मेरे ऐसे दोस्त हैं जो एक्सट्रीमली अपोजिंग व्यूज रखते हैं, उन्होंने कहा मुस्तफा खामने आए बेहतरीन, वी एक्सेप्टेड, वाई? क्योंकि ट्रंप ने जो है वो कहा था कि नहीं आना चाहिए और वो हमला कर रहा है, बेहतरीन है। तो जावेद साहब, आई थिंक इसराइल कर सकता है और अमेरिका उसको इजाजत दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। डेस्पिरेशन, ये आखिरी जंग के तौर पे देखी जा रही है दोनों साइडों से, ईरान की तरफ से और इसराइल की तरफ से। तो आखिरी नहज तक दोनों जाएंगे मेरे ख्याल में। अच्छा, ये फरमाइएगा सही, आखिरी सवाल आपसे, ये पावर प्लांट्स जो हैं अगर उसको डैमेज कर देता है, वाकई अमेरिका कर देता है, तो फिर ईरान के पास सब्स्टिट्यूट क्या है? और दूसरा, कल रात एक अटैक हुआ था प्रदेश के इलाके में जिससे ज़ाहिर है बिजली भी गई थी तेहरान के अंदर, तो वो क्या था? कुछ ज़रा थोड़ा एलेबरेट कीजिएगा। जी देखिए, दमावंद के अंदर पर्दीस के पास ही है, बिल्कुल सही कहा आपने, पर्दीस पे ही कह सकते हैं उसको हमला हुआ है। और पर्दीस के ऊपर भी एक जगह हमला किया था डायरेक्टली भी। जो लोकल मेरी मालूमात के मुताबिक परदेश के अंदर पावर प्लांट पे हिट नहीं हुआ था। जो लोकल उनका बिजली का जो ट्रांसफार्मर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिजली पहुंचाता है पावर प्लांट से, वो जो है वो डैमेज हुआ था। डायरेक्टली पावर प्लांट को उन्होंने टारगेट नहीं किया, बहरहाल धमकी देने की शायद कोशिश की कि हमारा जो है वो हदफ बन सकता है। क्योंकि दमावन देखें, दमावन 3,000 मेगावाट बनाने वाली सबसे बड़ी फैसिलिटी है ईरान के हम्म। अंदर बिजली की। हम्म। ईरान के अंदर जितनी फैसिलिटीज होती हैं वो गैस के ऊपर या डीजल के ऊपर चलती हैं, पावर प्लांट्स। लेकिन ऐसे पावर प्लांट भी हैं, फॉर एग्जांपल बुशेहर पावर प्लांट है जो न्यूक्लियर जो है एनर्जी बनाता है। और टोटल ईरान के पास 70,000 मेगावाट बनाने की कैपेसिटी इस वक्त है, क्योंकि इसके बाद 400 ठीक। से ज्यादा पावर प्लांट्स हैं। तो अगर पावर प्लांट्स को हिट करता करता है और तेहरान जैसी जगह पे अगर पावर प्लांट्स को हिट करता है, तो जावेद साहब, देर इज नो डाउट
देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे इस पे जो है ना, मैं जिस तरीके से मंतकी अंजाम पे ईरानी चल रहे हैं, जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहे हैं, मुझे जो है लगता है कि ये पूरी बिजली इसराइल की भी और मिडल ईस्ट के जितने अरब ममालिक साथ दे रहे हैं अमेरिका का अटैक करने में, उनकी बत्तियां जो हैं वो बंद हो जाएंगी कुछ घंटों में। और अली लारजानी ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था 13 मार्च या 14 मार्च को, आई बिलीव। तो हुँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ईरान के पहले ही खोने को कुछ नहीं है। पहले ही डिसैलिनेशन प्लांट पे कशिम पे इन्होंने हमला किया था, आपको याद है, 30 गांव जो है उनके अंदर पानी की किल्लत महसूस हुई थी। पहले ही डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है, 40,000 से ज्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स जो है उनको डैमेज या डिस्ट्रॉय किया गया है, हजारों लोगों की जानें गई हैं। तो अभी इनके पास बिल्कुल भी कोई तकल्लुफ नहीं है। ये बिला नागा जो है वो मेरे ख्याल में जो है पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो है वो बंद कर दें पूरी लाइट्स। और अभी उनका इंटरसेप्टर सिस्टम और रेडार सिस्टम भी कमजोर है, वो सही से जो है वो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा। और आई थिंक ये बड़ा कामयाबी के साथ ईरान कर सकता है अगर चाहे तो। जी ठीक। जॉन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी, आपको अंदाज़ा हो गया कि ईरान क्या सोच रहा है, तेहरान के अंदर क्या है, जॉन जॉन ने कितना ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं जॉन का बहुत ज़्यादा वेरी नाइस। शुक्रगुज़ार हूँ और हम जो अगला व्लॉग होगा उसके अंदर फिर जो रात के वक़्त सूरत हाल होगी वो आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान ज़िंदाबाद।